हेलो दोस्तों, फाइंड बाय डी के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक जोरदार दिमागी पहेली सौतेली माँ लेके आए हैं। दोस्तों, ये एक मर्डर मिस्ट्री रिडल है। चलिए पहेली स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की पहेली एक परिवार के ऊपर। गांव का एक परिवार था जिसमें दो भाई रमेश और सुरेश अपने अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उन दोनों की शादी हो चुकी थी। उन दोनों के पास एक एक बच्चा भी था, अमन और श्वेता। सुरेश के पास एक लड़का था और रमेश के पास एक लड़की थी। दोनों परिवार आपस में मिलजुल के हंसी खुशी रहा करते थे। एक दिन रमेश की वाइफ शकुंतला को अचानक हार्ट अटैक आया और उसकी मृत्यु हो गई। अब उस घर में केवल रमेश व उसकी बेटी श्वेता बची थी। अब अपनी बीवी मरने के बाद रमेश चुपचाप रहने लगा और उसकी बेटी श्वेता भी उदास रहने लगी। एक दिन उसका छोटा भाई सुरेश अपनी वाइफ के साथ रमेश के पास आया और बोला, भाई साहब, अचानक होने वाली घटना को कौन टाल सकता है, लेकिन आप जीवन भर भाभी की मृत्यु के गम में उदास मत रहा करो। हमें आपको इस अवस्था में देख के अच्छा नहीं लगता है। तभी सुरेश की वाइफ कौशल्या बोली, भाई साहब, मेरे गांव में एक लड़की है। उसकी उम्र ज़्यादा है, लेकिन अभी तक उससे किसी ने शादी नहीं की है क्योंकि वो जन्म से गूंगी है। अगर आप कहें तो मैं उससे आपकी दूसरी शादी की बात कर सकती हूँ। इससे आपको देख रेख के लिए पत्नी मिल जाएगी और श्वेता को माँ मिल जाएगी। अब रमेश ने कुछ सोचा और हाँ बोल दिया। इतना सुन के सुरेश और उसकी पत्नी दोनों वहां से चले गए। अब रात के समय सुरेश अपनी पत्नी से बोला, कौशल्या, तुम क्या पागल हो गई हो? तुमने भाई साहब का घर, खेत व उनकी दौलत पाने के लिए उनकी वाइफ शकुंतला को जहर दे के मार दिया और सभी लोगों को ये लगा कि वो हार्ट अटैक के कारण मारी गई। अब हम लोग इस गांव के जमींदार लोग हैं, इस कारण यहाँ शकुंतला भाभी की बॉडी का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, वरना तुम्हारा दिया गया जहर उनकी बॉडी से मिलता और उसके मर्डर के चक्कर में हम दोनों जेल चले जाते। अब केवल उस घर में भाई साहब और उनकी बेटी श्वेता बची है जिनको हमें मारना है। लेकिन तुम भाई साहब की दूसरी शादी करने के लिए नई औरत क्यों लाना चाहती हो? अब सुरेश की वाइफ कौशल्या बोली, सुरेश, मैं पागल नहीं हूँ। सभी लोग जानते हैं कि इस गांव में रमेश भाई साहब बहुत बड़े जमींदार इंसान हैं और उनका घर वार हैसियत देखते हुए आज भी कोई और औरत उनसे शादी करके इस घर में आने को तैयार हो जाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि भाई साहब की शादी में जल्द से जल्द अपने गांव की उस गूंगी औरत से करवा दूँ। इससे हमें दो फायदे होंगे। नंबर वन, वो औरत गूंगी है, इस कारण वो भाई साहब से ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाएगी और इस घर के मामलों में बोल नहीं पाएगी। नंबर दो, अगर मैं उसकी शादी यहाँ करवाऊंगी तो हो सकता है वो हमारे इस प्लान में शामिल हो जाए और भाई साहब और श्वेता को मारने में हमारा साथ दे। और अगर उसने कभी हमें भाई साहब और उनकी बेटी को मारते देख भी लिया तो वो बोल नहीं पाएगी। वो मेरे एहसान के तले दबी रहेगी और भाई साहब और श्वेता के मरने के बाद चुपचाप रहेगी और हमारे घर में काम करती रहेगी। अब सुरेश हंसकर बोला, वाह कौशल्या, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है। तुम बहुत दूर की सोचती हो, लेकिन अपने बेटे अमन से कभी इस बारे में चर्चा मत करना। इतना सुन के दोनों चुपचाप हो गए। अब कुछ दिनों बाद कौशल्या ने उस गूंगी लड़की सरला की शादी रमेश से करवा दी और उनके शादी के इस प्रोग्राम में गांव के सभी लोग आए। लेकिन रमेश की बेटी श्वेता इस शादी से खुश नहीं थी, इसलिए वो इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हुई। वो घर की छत पर खड़ी होकर अपनी माँ को याद करती रही और शादी का प्रोग्राम देखती रही। अब सारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद रमेश ने सरला को श्वेता से मिलवाया और कहा, श्वेता, आज के बाद तुम्हें तुम्हारी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। आज से तुम्हारी नई माँ सरला तुम्हारी देखभाल करेगी। अब श्वेता चिल्लाकर बोली, पिताजी, आपने इस गुंगी से शादी करके इसे अपनी पत्नी बनाया है, लेकिन ये मेरी माँ की जगह नहीं ले पाएगी। इतना बोलकर श्वेता अपने कमरे में चली गई और वहां खड़े चाचा चाची श्वेता को देखते रह गए। अब रात के समय कौशल्या ने सरला को अपने घर पर बुलाया और कहा, सरला, मैंने तुम्हारी शादी इस जमींदार परिवार में करवाकर तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है क्योंकि तुम्हारी शादी नहीं हो रही थी। अब तुम्हें मेरे एहसान मानकर मेरे लिए काम करना होगा। अब सरला ने अपनी डायरी निकालकर उस पर लिखकर पूछा, बताइए मुझे क्या काम करना है? कौशल्या बोली, हम लोग भाई साहब को मारकर उनकी दौलत पाना चाहते हैं। तुम्हें उन दोनों को मारने में हमारा साथ देना होगा। इतना सुन के सरला दंग रह गई। उसने कागज निकाला, उस पर लिखा, ये आप क्या बोल रही हैं? आज मेरी बहुत दिनों बाद शादी हुई है और मुझे एक अच्छा परिवार मिला है। आप बोल रही हैं कि मैं इस परिवार को मारने में आपका साथ दूं? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। अब कौशल्या बोली, सरला, तुम मत भूलो कि तुम्हारी शादी मैंने ही करवाई है। अगर मैं तुम्हारा इस घर में रिश्ता जोड़ सकती हूँ तो तोड़ भी सकती हूँ। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। रमेश भाई साहब की सारी दौलत और सारे खेत उनकी बेटी श्वेता के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब सबसे पहले हमें श्वेता को मारना होगा। लेकिन श्वेता इस साल अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करके शहर के हॉस्टल में कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करने जा रही है
और वो तुम्हें पसंद भी नहीं करती है। अगर श्वेता एक बार गांव से शहर पढ़ाई करने चली गई तो उसे मारना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो वहीं हॉस्टल में रहेगी और वहीं रह के पढ़ाई करेगी। इसलिए हमें किसी भी तरह उसे हॉस्टल जाने से रोकना होगा। अगले हफ्ते हमारे गांव में खेतों की फसल कटेगी और उस फसल को बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा, रमेश भाई साहब उस पैसे से श्वेता का शहर के कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें उस फसल के साथ क्या करना होगा। इतना बोल के कौशल्या धीरे धीरे सरला को सब कुछ समझाने लगी। लेकिन उन दोनों को छत से श्वेता चुपचाप से देख रही थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या बातचीत कर रहे हैं। अब कुछ दिनों बाद गांव में फसल की कटाई हुई और गांव के सभी लोगों ने अपनी अपनी फसल काट के अपने अपने खेत में रख ली। रमेश और सुरेश ने भी अपनी फसल को कटवाकर अपने खेत में बेचने के लिए रखवा दिया। अब रात के समय कमरे में रमेशचंद सोने जा रहे थे, तभी सरला उनके पास आई और कागज पे लिख के बोली, मैं कौशल्या के घर से होकर आती हूँ। इतना बोल के सरला कौशल्या के घर चली गई। अब सरला के ऊपर श्वेता की नजर थी। उसने देखा सरला और कौशल्या चाची आपस में गुपचुप होकर बातचीत कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद बातचीत करने के बाद कौशल्या चाची अंदर चली गई और सरला वापस घर आने के बदले खेतों की तरफ चली गई। श्वेता अपनी सौतेली माँ सरला को पसंद नहीं करती थी और साथ में उसे सरला की हरकत को देख के उस पर शक होने लगा। श्वेता ने तुरंत छत से गांव में रहने वाले एक व्यक्ति को फोन लगाया। सुखिया चाचा, मैं श्वेता बोल रही हूँ, क्या आप मेरे काम कर दोगे? सुखिया बोला, हाँ बेटा बोलो, क्या काम है? श्वेता बोली, मेरी सौतेली माँ रात के समय चुपचाप हमारे खेतों की तरफ गई है। चाचा, मुझे दाल में कुछ काला गड़बड़ मामला लग रहा है। आप चुपचाप से हमारे खेतों पर जाओ और ये पता लगाओ सरला इस समय खेत पे क्या करने गई है। इतना सुन के सुखिया ने फोन काट दिया और श्वेता के कहने पे रमेशचंद के खेत पे पहुंच गया। वहां पहुंच के सुखिया ने देखा सरला खेत के कुएं से पानी की बाल्टी भरकर रमेशचंद की सूखी फसल पर डाल रही थी। उसने पानी डालकर पूरी फसल को गीला कर दिया और चुपचाप वहां से चली गई और सुखिया उसे देखते रह गया। दोस्तों, पहली का पहला सवाल, सरला रमेशचंद की फसल को पानी से गीला क्यों कर रही थी? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सरला पानी डाल के रमेशचंद की फसल को नष्ट खराब कर रही थी, तो आप एक साधारण बुद्धि के प्राणी व्यक्ति हैं, जबकि सच्चाई कुछ अलग है। अब दूसरे दिन रमेशचंद के घर पे सुखिया आया और उसने श्वेता के सामने रमेशचंद को पूरी बात बताई। रमेशचंद ने तुरंत अपनी वाइफ सरला को आवाज लगाए बाहर बुलाया। उसने कहा, सरला, तुम कल मेरे खेत पे क्या करने गई थी? तुमने मेरी फसल को पानी डाल के खराब क्यों किया? क्या तुम श्वेता को पसंद नहीं करती हो? क्या तुम श्वेता से जलन की भावना रखती हो? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं फसल बेच कर श्वेता को शहर पढ़ाई करने के लिए भेजूं? तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ, मुझे कुछ तो जवाब दो। अब रमेशचंद को चिल्लाते देख चाचा चाची भी वहां आ गए और सरला की तरफ घूर कर देखने लगे। सरला ने कौशल्या को देख के रमेशचंद की बातें चुपचाप सुनी और बिना कुछ बताए रोते हुए अंदर चली गई। उसके जाने के बाद रमेशचंद बोला, श्वेता, तुम सही कह रही थी। मैंने इस गुंगी से शादी करके गलती की है। ये हमारे घर को बर्बाद करना चाहती है और ये तुमसे जलन की भावना रखती है। इसलिए इसने कल रात फसल को पानी से भिगो दिया, जिससे कि आज मैं बाजार जाके अपनी फसल ना बेच पाऊं और तुम्हारा एडमिशन शहर के कॉलेज में नहीं हो पाए। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम शहर जाने की तैयारी करो। मैं कल बैंक जाके पैसा निकाल के लाऊंगा और तुम्हारा एडमिशन शहर के कॉलेज में करवाऊंगा। अब सुरेश बोला, भाई साहब आप चिंता मत करो, मेरा बेटा अमन भी शहर के कॉलेज में पढ़ना चाहता है। मैं भी आपके साथ इसका एडमिशन शहर के कॉलेज में करवा दूंगा। वहाँ ये दोनों बच्चे आपस में मिलजुल कर साथ रहेंगे और अपनी पढ़ाई भी करते रहेंगे। अब सुरेश की बात सुनने के बाद रमेश अंदर चला गया और श्वेता खुश हो गई, क्योंकि उसे शहर में पढ़ने के लिए अमन का साथ मिल गया था। अब रात के समय चाचा चाची अपने घर के बाहर खड़े थे, तभी उनके पास चुपचाप से सरला आई। कौशल्या बोली, सरला, तू क्या बेवकूफ है? मैंने तुझे कल रात में माचिस मैच बॉक्स देकर रमेश के खेत की फसल में आग लगाने के लिए भेजा था, लेकिन तू उसकी फसल को पानी से गीला करके आई। बता तूने ऐसा क्यों किया? अब सरला ने कागज पे लिख के जवाब दिया, मेरी माचिस खेतों में खो गई थी। उसका जवाब सुनने के बाद सुरेश बोला, कौशल्या, मैं बताता हूँ कि सरला ने ऐसा क्यों किया। सरला रमेश भाई साहब की विवाहिता पत्नी है और कोई भी पत्नी अपने पति का नुकसान होते हुए नहीं देख सकती और ना ही अपने परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन तुमने इसकी शादी इस परिवार में करवाई है, इसलिए इसे तुम्हारी बात भी माननी थी। इसलिए इसने रमेशचंद की फसल को जलाने के बदले उसे पानी से गीला कर दिया, जिससे कि हमें ये लगे कि इसने फसल को खराब कर दिया। बल्कि ये जानती है कि पानी से भीगी हुई फसल को धूप में सुखाकर बाद में बेचा जा सकता है। लेकिन अगर ये इस फसल को जला के बर्बाद कर देती तो रमेश भाई का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता और ये अपने परिवार का नुकसान होते हुए नहीं देख सकती। अब सुरेश की बातें सुन के कौशल्या सरला से बोली,
मैं तुझे गूंगी समझकर इस घर में लेके आई, लेकिन तू मुझसे भी ज्यादा चालाक निकली। अब मैं देखती हूँ कि तू रमेशचंद और अपनी सौतेली बेटी श्वेता को मुझसे कैसे बचाती है। इतना सुन के सरला चुपचाप से वहां से अपने घर के पास गई और अंदर चली गई, और श्वेता उसकी हरकत को आज फिर से छत से देखती रही। अब दूसरे दिन सुबह सुबह रमेशचंद और श्वेता अपने कमरे में खड़े थे। तभी सरला साफ सफाई कर रही थी। तभी उसके पास सुरेश आया और रमेशचंद से बोला, भाई साहब, आज आप श्वेता के कॉलेज के लिए शहर के बैंक से पैसा लेने जा रहे हो। मुझे भी अपने बेटे अमन का एडमिशन शहर के कॉलेज में करवाना है। उसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? अब रमेशचंद बोला, हाँ सुरेश, तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। आज मैं बैंक से तुम्हारे बेटे के लिए भी पैसे लेके आऊंगा। इतना सुन के सुरेश खुश होकर बाहर चला गया और रमेशचंद अपने कमरे में अखबार पढ़ने लगा। उसकी इस बात को सरला ध्यान से सुन रही थी। वो कमरे से बाहर निकलकर बाहर आके साफ सफाई करने लगी। और श्वेता को हमेशा अपनी सौतेली माँ पे शक रहता है, इसलिए श्वेता छत पे जाके चुपचाप से सरला को देखने लगी। अब सरला ने आंगन साफ करके चुपचाप से रमेशचंद की गाड़ी के पास आई और उसने गाड़ी के टायर के नीचे एक पिन लगा दी, और उसकी इस हरकत को छत से श्वेता ने देख लिया। अब कुछ देर बाद रमेशचंद तैयार होकर बैंक जाने के लिए बाहर निकला। उसने देखा उसकी कार की हवा निकल चुकी है और कार का टायर पूरी तरह पंचर है। तभी वहां श्वेता आई और बोली, पापा, आपकी गाड़ी के टायर की हवा इसी गुंगी सरला ने निकाली है। मैंने इसे खुद छत से हवा निकालते हुए देखा है। ये नहीं चाहती कि मैं शहर जाके पढ़ाई करूं। ये गुंगी हम दोनों को मारकर हमारे घर पर कब्जा करना चाहती है। पापा, ये कभी मेरी माँ नहीं बन सकती। ये मेरी सौतेली माँ है और सौतेली ही रहेगी। इतना बोल के श्वेता रोते हुए घर के अंदर चली गई और रमेशचंद बाहर खड़ा रह गया। अब रमेशचंद पास खड़ी कौशल्या से बोला, कौशल्या, तुमने मेरी इस गुंगी लड़की की शादी करवाकर मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। जितना दुख मुझे अपनी पहली वाइफ के मरने से नहीं था, उतना दुख आज मुझे इसकी हरकतों देख के हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसी समय इसे हमारे घर से ले जाओ और इसे इसके घर छोड़ाओ। मैं अब इसे अपने साथ रखना नहीं चाहता। अब कौशल्या बोली, भाई साहब, इसे घर से मत निकालो। इसका आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप ये समझो कि ये आपकी विवाहिता पत्नी नहीं बल्कि इस घर की नौकरानी है। इसे एक मौका और दो। अगर फिर से इसने कोई हरकत की तो मैं इसे धक्के देके घर से निकाल दूंगी। अब आप हमारी कार लेके शहर चले जाओ और शहर के बैंक से पैसा निकाल के ले आओ। इतना सुन के रमेशचंद सुरेश की गाड़ी लेके शहर चला गया और तीनों वहीं खड़े रह गए। दोस्तों, पहली का दूसरा सवाल, सरला ने रमेशचंद की कार की हवा क्यों निकाली? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब सुरेश बोला, कौशल्या, ये गुंगी तो बहुत चालाक है। लगता है इसने कल रात मुझे रमेश भाई साहब की गाड़ी के नीचे ब्रेक खराब करते हुए देख लिया था, और आज इसने इस गाड़ी को जानबूझ के पिन से पंचर कर दिया, जिससे कि रमेश भाई साहब आज इस गाड़ी से शहर ना जा पाए। क्योंकि अगर रमेश भाई साहब आज इस कार से शहर की तरफ जाते तो रास्ते में गाड़ी के ब्रेक फेल होने के कारण आज उनका एक्सीडेंट हो जाता और वो मारे जाते। लेकिन आज इसने फिर से अपने पत्नी होने का धर्म निभाया है और अपने पति को एक्सीडेंट से बचाया है। अब भाई साहब गाड़ी का मैकेनिक बुला के पंचर सही करवाएंगे और साथ में मैकेनिक गाड़ी के ब्रेक को भी सही कर देगा। लेकिन कौशल्या, एक बात मेरी समझ नहीं आई। जब रमेश भाई साहब इसे घर से निकाल रहे थे तो तुमने आज इसे क्यों बचाया? इसके कारण हमारा 2 बार प्लान फेल हो गया। अब कौशल्या बोली, सब्र करो, मैं वक्त आने पे बता दूंगी कि मैंने आज इस गुंगी को क्यों बचाया। इतना बोल के रमेश और कौशल्या अपने घर चले गए और सरला वहीं खड़ी रह गई। दोस्तों, पहली का तीसरा सवाल, कौशल्या ने सरला को घर से निकालने के लिए मना क्यों किया? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब रात के समय कौशल्या सुरेश से बोली, तुमने मुझसे पूछा था कि मैंने आज सरला को क्यों बचाया। अब मेरा प्लान ध्यान से सुनो और समझो। आज सुबह रमेश भाई साहब श्वेता अमन की पढ़ाई के लिए बैंक से पैसा लेके आ गए हैं, और कल सुबह श्वेता अमन को लेके वो शहर चले जाएंगे और उन दोनों का एडमिशन शहर के कॉलेज में करवा देंगे, और श्वेता और अमन का रहने का इंतजाम भी शहर के हॉस्टल में करवा देंगे। अर्थात कल से श्वेता इस गांव में नहीं रहेगी, मतलब हम लोग उसे यहाँ नहीं मार पाएंगे। अब तुम कल सुबह गांव की मिठाई की दुकान पे जाना और उन दोनों श्वेता और अमन के लिए दुकान से 1-1 किलो के लड्डू के 2 डिब्बे 2 किलो स्वीट्स पैक करवा के लाना। याद रखना, दोनों डिब्बे एक जैसे होने चाहिए और उनके अंदर लड्डुओं की संख्या भी एक समान होनी चाहिए। उसके बाद तुम अमन के लड्डुओं का डिब्बा उसके बैग में रख देना और मैं श्वेता के लड्डुओं का डिब्बा उसके घर देने जाऊंगी। अब सुरेश बोला, लेकिन कौशल्या, इससे हमें क्या फायदा होगा? तुम जानती हो कि हमारा बेटा अमन लड्डू नहीं खाता। कौशल्या बोली, अब यहीं से मेरा प्लान स्टार्ट होगा। मैं कल तुम्हें एक जहर की शीशी दूंगी। तुम उस जहर की प्रत्येक बूंद अमन के डिब्बे के प्रत्येक लड्डू पे लगा देना, और अमन को लड्डू खाना पसंद नहीं है, इसलिए वो रास्ते में लड्डू नहीं खाएगा।
उसके बाद मैं दूसरा लड्डू का डिब्बा जिसमें जहर नहीं होगा उसे लेकर रमेश भाई साहब के यहाँ देने जाऊंगी और उस लड्डू को खा के श्वेता मर जाएगी और उसकी मृत्यु के लिए सल्ला पे नाम आ जाएगा। अब सुरेश बोला, तुम पागल हो गई हो, बिना जहर के लड्डू खा के श्वेता कैसे मरेगी, मुझे समझाओ। दोस्तों, पहली का चौथा सवाल, कौशल्या बिना जहर के लड्डू के द्वारा श्वेता को कैसे मारेगी? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब दूसरा दिन हुआ। कौशल्या रमेश भाई साहब के यहाँ बिना जहर वाला लड्डू का डिब्बा लेके पहुंची और रमेश से बोली, भाई साहब, आज आप इन दोनों बच्चों को शहर के कॉलेज छोड़ने जा रहे हो। आज हमारे लिए एक बड़ा दिन है, इसलिए मैंने बाजार से इन दोनों बच्चों के लिए मिठाई लड्डू के डिब्बे मंगवाए हैं। भाई साहब, आज आप इन दोनों बच्चों को शहर छोड़ने जाओगे तो रास्ते में पहाड़ वाला मंदिर मिलेगा। आप इन दोनों बच्चों को पहाड़ के ऊपर वाले मंदिर पे ले जाकर इन दोनों के लड्डू को प्रसाद चढ़वा देना और उसके बाद इनको लड्डू खाने के लिए दे देना। मैंने अमन के लड्डू उसके बैग में रखवा दिए हैं और ये श्वेता के लड्डू उसके बैग में रखवा देना। इतना बोल के कौशल्या लड्डू का डिब्बा रख के वहां से अपने घर के लिए चली गई। उसके जाने के बाद सरला ने लड्डू का डिब्बा उठाया और उसे अंदर वाले कमरे में रखने चली गई। अंदर जाके सरला ने मन में सोचा, कौशल्या श्वेता को मारना चाहती है। लगता है कौशल्या ने इन लड्डुओं में जहर मिलाया है, जिसे खाने के बाद श्वेता मर जाएगी। इतना सोच के सरला ने लड्डू का डिब्बा खोला और उसमें से एक लड्डू उठा के खा लिया। लेकिन लड्डू खाते समय उसे ये नहीं पता था कि श्वेता उसे चुपचाप से देख रही थी। अब दिन के 11 बजे श्वेता और रमेश चंद तैयार होकर शहर जाने के लिए निकले। तभी सरला किचन से आई और उसने श्वेता को लड्डू का डिब्बा दे दिया। श्वेता ने उस डिब्बे को अपने बैग में रखा और बाहर रमेश चंद के साथ आकर गाड़ी के पास आकर अमन का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद सुरेश और कौशल्या भी अमन के साथ वहां आ गए और शहर जाने के लिए उन दोनों ने अपने अपने बैग कार के पास रख दिए। अब रमेश चंद उन बच्चों को लेकर शहर जाने ही वाला था, तभी कौशल्या ने उसे रोका और बोली, भाई साहब रुक जाओ, आज श्वेता शहर पढ़ने जा रही है, आप इसे अंदर ले जाओ और श्वेता की माँ की फोटो के सामने उनका आशीर्वाद दिलवा दो। रमेश चंद को कौशल्या की बात अच्छी लगी और रमेश चंद श्वेता को लेकर वापस कमरे में आया और श्वेता की माँ के सामने श्वेता ने हाथ जोड़ के प्रणाम करके अपनी माँ का आशीर्वाद लिया और अपनी मरी हुई माँ को याद करने लगी। कुछ देर बाद माँ को याद करने के बाद रमेश चंद बाहर आए और श्वेता और अमन को गाड़ी में बिठाकर शहर के लिए चले गए। अब गांव से निकलकर वो शहर की तरफ जाने लगे। बहुत दूर चलने के बाद एक स्थान पर पहाड़ वाला मंदिर आया और रमेश चंद ने मंदिर देख के अपनी कार रोक दी। रमेश चंद कार से उतरकर बोला, मैं यहाँ कार के पास खड़ा हूँ, तुम दोनों अपना अपना लड्डू का प्रसाद मंदिर पर चढ़ाकर आओ। रमेश चंद की बातें सुन के श्वेता और अमन अपने अपने बैग से लड्डू का डिब्बा निकालकर मंदिर के प्रसाद ऊपर चढ़ाने चले गए। अब ऊपर जाकर प्रसाद चढ़ाने से पहले श्वेता बोली, अमन, मुझे मंदिर में लड्डुओं को प्रसाद चढ़ाना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें मेरी सौतेली माँ सरला ने मेरे लिए जहर मिला दिया है। वो मुझसे जलती है और मुझे मारना चाहती है। अब अमन बोला, श्वेता, ये तुम्हारी गलत सोच है। तुम्हारी सौतेली माँ सरला हमारे मामा के गांव, हमारे गांव की रहने वाली है। वो गूंगी है लेकिन एक अच्छी औरत है, वो तुम्हें नहीं मार सकती। श्वेता, मैं लड्डू नहीं खाता, लेकिन लाओ अपना लड्डू का डिब्बा, मैं तुम्हें लड्डू खा के बताता हूँ कि इनमें कोई जहर नहीं है। इतना बोल के अमन ने श्वेता से लड्डू का डिब्बा ले लिया और उसमें से खोल के एक लड्डू खा लिया। अब लड्डू खाने के कुछ देर बाद अमन की हालत बिगड़ने लगी और अमन जमीन पे गिर के मर गया। और कुछ देर बाद वहां रमेश चंद भी ऊपर आ गए और उन्होंने फोन करके वहां पुलिस को बुला लिया। अब कुछ देर बाद सभी लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए। इंस्पेक्टर डीके से बोला, डीके, ये केस सॉल्व हो गया है। श्वेता के बयान के आधार पर इसकी सौतेली माँ सरला ने श्वेता के लड्डुओं में जहर मिलाया और उन लड्डुओं को अमन खा के मर गया। हमने अपराधी सरला को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब डीके बोला, लेकिन इंस्पेक्टर, मैं इन दोनों के लड्डुओं के सबूत के आधार पर बोल सकता हूँ कि इस गुंगी सरला ने श्वेता के डिब्बे में जहर नहीं मिलाया, बल्कि श्वेता को जहर दे के मारने वाला सुरेश चंद है, लेकिन गलती से अमन मारा गया। दोस्तों, पहली का 5वां सवाल, अब डीके सरला को बेगुनाह और सुरेश को गुनाहगार कैसे सिद्ध करेगा? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके श्वेता से बोला, श्वेता, तुम्हारी सौतेली माँ सरला तुम्हें बहुत चाहती है और वो बार बार तुम्हारे चाचा चाची से तुम्हें बचाती है, लेकिन तुम उसके बचाव को गलत समझती हो। श्वेता, इन दोनों लड्डुओं को डिब्बों को ध्यान से देखो। इन दोनों लड्डुओं के डिब्बों में एक समान 14-14 लड्डू हैं। मान लो सुरेश बाजार से तुम दोनों के लिए 1-1 किलो के 2 डिब्बे लड्डू के लेके आए और उन डिब्बों में 16-16 लड्डू थे। अब तुम्हारे लड्डुओं में से सरला ने एक लड्डू घर पर खाया और बाकी के 15 लड्डुओं में जहर मिला के तुम्हारे लिए रख दिया। उसके बाद उन्हीं जहर के लड्डुओं से अमन ने एक लड्डू खाया और वो मर गया।
इस तरह तुम्हारे डिब्बे में 14 लड्डू बचे हैं जिनमें जहर है। इसकी पुष्टि जांच में हो चुकी है। लेकिन अमन तो लड्डू खाता नहीं था और तुमने मंदिर पर प्रसाद भी नहीं चढ़ाया था। फिर उसके डिब्बे में पूरे 15 लड्डू होने चाहिए थे, लेकिन उसके डिब्बे में अभी केवल 14 लड्डू बचे हैं। ये कैसे हो सकता है? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसके और तुम्हारे डिब्बे में 14 लड्डू कैसे बचे। एक्सप्लेन। आज सुबह कौशल्या ने 2 लड्डू के डिब्बे बाजार से खरीद के मंगवाए और एक डिब्बा उसने अपने बेटे अमन के बैग में रख दिया और दूसरा तुम्हारे पास तुम्हें देने आई। अब कौशल्या तुम्हें मारना चाहती है, ये बात सरला अच्छी तरह से जानती है, लेकिन वो गूंगी होने के कारण वो तुमसे कुछ बोल नहीं पाती। इसलिए आज सुबह सरला को कौशल्या के लड्डुओं पर शक हुआ और उसने घर पर एक लड्डू खा के देखा, लेकिन उसे उस लड्डू से कुछ नहीं हुआ। सरला समझ गई कि तुम्हारे लड्डुओं डिब्बों में कुछ नहीं है, इसलिए सरला ने वो डिब्बा तुम्हें खाने के लिए दे दिया। अब कौशल्या भी जानती थी कि उसके बेटे अमन को लड्डू खाना पसंद नहीं है, इसलिए उसने अपने बेटे के लड्डुओं में जहर मिलाकर उसके बैग में रख दिए। अब कौशल्या को तुम्हें मारने के लिए दोनों के बैग से लड्डुओं का डिब्बा बदलना था, इसलिए कौशल्या ने घर के बाहर से तुम सभी को अंदर माँ का आशीर्वाद लेने अंदर भेजा। और जैसे ही तुम अपनी माँ का आशीर्वाद लेने घर के अंदर गई, उसी समय बाहर खड़े सुरेश ने श्वेता और अमन तुम दोनों के बैग से लड्डुओं का डिब्बा आपस में बदल दिया। इस तरह तुम्हारे पास जहर के लड्डुओं का डिब्बा आ गया, जिसे खा के अमन मारा गया। इससे ये सिद्ध होता है कि बाजार से तुम दोनों के लड्डुओं के डिब्बे में बराबर 15-15 लड्डू आए थे। तुम्हारे घर में जो लड्डू थे उसमें जहर नहीं था, उनमें से एक सरला ने लड्डू खा के बैग में रख दिया। इस तरह तुम्हारे डिब्बे में 14 लड्डू बिना जहर के बचे थे, लेकिन बैग बदलने के कारण कौशल्या के जहर वाले लड्डू का डिब्बा श्वेता के पास आ गया जिसमें जहर था, और उसमें से एक लड्डू खा के अमन मारा गया। इस तरह दोनों डिब्बों में 14 लड्डू बचे हैं। डीके की पूरी बात सुनने के बाद पुलिस ने अमन को जहर देने के जुर्म में कौशल्या और सुरेश दोनों को अरेस्ट कर लिया और सरला को छोड़ दिया। और श्वेता ने सौतेली मां सरला से माफ़ी मांग के उसे अपना लिया और उसे अपने साथ घर ले गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको जोरदार दिमागी पहेली अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ऐसी ही पहेलियाँ देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।